करने की कमेटी बनाई, उस कमेटी में एक्सपर्ट के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अंग्रेजों ने लिया, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि इस मामले में ये बहुत ज्यादा जानकार है, इनका लेना जरूरी है। देखिए, भारत की स्थिति अलग है, हमारा देश जातियों में बांटा गया देश, तो यहाँ बड़े से बड़े महापुरुष की इमेज उसकी जाति तक सीमित की जाती है। लेकिन दुनिया में बाबा साहब जहां पड़े, आज आप देखते होंगे देश के तमाम हिस्सों में बाबा साहब की प्रतिमा लगने के लिए विवाद है, बाबा साहब की प्रतिमा रोकने के लिए लोग आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं। ज्ञान नहीं, जाहिल टाइप के लोग हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो जाहिल टाइप के लोग हैं, क्योंकि कोई विद्वान व्यक्ति किसी महापुरुष की प्रतिमा रोकने से मना नहीं कर सकता है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष के, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा देश में सिस्टम है। तो अंग्रेज तो जाति के नाम पर नहीं, तो योग्यता के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सपर्ट के तौर पर। तो ये जो वोट का अधिकार मिला, ये वोट का अधिकार हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान था, और 3.5% ब्राह्मणों के लिए ये सबसे बड़ा संकट था कि इससे कैसे निपटा जाए। ये जो वोट का अधिकार है, ये जो इन लोगों को मिल रहा है, इससे कैसे निपटा जाए, ये उनके लिए बड़ा संकट था। और ये संकट आज तक बना हुआ, तब भी संकट था और आज भी संकट है। तो ये संकट से निपटने के लिए, इस संकट को टालने के लिए वो समय समय पर तमाम प्रकार का काम करते रहते। ब्राह्मण जब उनको लगा कि वैश्य मताधिकार लागू हो सकता है, तो ब्राह्मणों ने इसके लिए कई काम किए। पहला काम ब्राह्मणों ने यह किया कि जो ब्राह्मण ये कहते थे कि हम हिंदू नहीं है और ये मुगलों के द्वारा दी गई गाली है, उन ब्राह्मणों ने हमारे गली मोहल्ले में, SC ST OBC के गली मोहल्ले में आना शुरू किया और ये प्रचार करना शुरू किया कि गर्व से कहो नहीं। जिन्होंने मुगलों का महल घेर लिया था दिल्ली में कि हम हिंदू नहीं है, जब जजिया टैक्स लगाया था मुगलों, उन ब्राह्मणों ने क्या काम किया? उन ब्राह्मणों ने पहला काम किया कि अब हम सब हिंदू, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। क्यों कर? जो बात ब्राह्मणों को समझ में आती है, वो बात आज भी OBC SC ST में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। वो बात बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आती है, वो बात हमारे तमाम महापुरुषों को समझ में आती थी। वो बात आज तक हमने से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आती इसलिए हम सही तरीके से काम नहीं करते। वो बात समझना जरूरी है। कौन सी बात समझना जरूरी है? जब लोकतंत्र आ गया, तो लोकतंत्र में 1 वोट 1 वैल्यू है, 1 मैन 1 वोट है। तो लोकतंत्र में कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है सत्ता में कैसे जा सकता, राज कैसे कर सकता? लोकतंत्र में जब 1 मैन 1 वोट है, 1 वोट 1 वैल्यू है, तो कोई भी जिसकी संख्या कम है वो सत्ता पर कैसे जा सकता? इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यक बन के सत्ता में नहीं जाया जा सकता। ये बात ब्राह्मणों को समझ में आई, और ब्राह्मणों को समझ में आई तो ये बात समझ में आई कि अगर ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगेगा तो ब्राह्मण अल्पसंख्यक। लोग कहते हैं ना देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5%। तो ये ज्ञान हमें ही नहीं है, ये ज्ञान ब्राह्मणों को भी है। ये ज्ञान हमें ही केवल नहीं है, ये ज्ञान ब्राह्मणों को भी है कि उनकी संख्या देश में 3.5% है।
और ये ज्ञान उनको पहले से, तो पहले से उन्होंने प्लान बनाया। जब लंदन में वैश्य मताधिकार के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो ब्राह्मणों ने इधर हिंदू महासभा बनाई, क्योंकि उनको समझ में आता था कि अब वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट लागू होगा तो हम 3.5% है, 3.5% ब्राह्मण लोकतंत्र में सफल नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात, अगर ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगने जाए तो क्या हो? अगर ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगने जाए, शेड्यूल कास्ट की बस्ती में आए और कहे कि भाई हम ब्राह्मण हैं, तुमको अछूत बनाया हमारे पूर्वजों ने, हमें वोट दे दो, शेड्यूल कास्ट का आदमी देगा वोट? नहीं देगा, लाठी खोजेगा किनारे, बोलेगा इतना दिन से खोज रहे थे कौन बनाया पता नहीं चल रहा था, आज खुद ही चला आया बताने कि हमारे पूर्वजों ने बनाया, लाठी निकालो। तो ब्राह्मणों ने सोचा खतरनाक, ओबीसी की बस्ती में जाए और कहे हमने आपको शूद्र बनाया, पढ़ने के अधिकार से, लिखने के अधिकार से, बोलने के अधिकार से, सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से, सारे अधिकारों से वंचित। और मनुस्मृति में लिखा कि इनके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, आंख में सूजा डालकर आंख फोड़ देनी चाहिए, उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए, इसलिए हमें वोट दे दो। ओबीसी वोट देगा? ओबीसी को तो अभी तक पूरी तरीके से यही नहीं पता चला कि उसको शूद्र बनाए। अगर ये पता चल जाए, अगर ये पता चल जाए तो स्थिति बड़ी। ओबीसी के लोगों के पास जाओ तो ओबीसी के लोग कैसे कहते, उनको पूछो वर्ण व्यवस्था में आप क्या, पहले कहते क्षत्रिय, फिर थोड़ा सा उनको आप कहिए, थोड़ा समझाइए उनको, फिर कहते नहीं क्षत्रिय नहीं होंगे तो वैश्य होंगे। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो वो नीचे से गिनते हैं, नीचे से जब वो गिनती करते हैं तो उनको लगता है कि शूद्र तो नीचे है, शेड्यूल कास्ट वाला, तो हम तो उसके ऊपर है, तो कम से कम वैश्य तो हम है ही। और अगर ऊपर से गिनती मारे तब क्या होगा? अगर ऊपर से गिनती करें तब क्या होगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य फिर तो चौथे नंबर पे कौन आएगा? ओबीसी आएगा। तो नीचे से गिनती मार, ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है। ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र घोषित किया और शूद्रों में से ही कुछ लोगों को अछूत घोषित किया। ये शेड्यूल कास्ट कोई अलग लोग नहीं है, ये शूद्रों में से ही नीचे गिराए गए। और इसी में से जिन लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया वही लोग आदिवासी लोग, ये भी कोई अलग लोग नहीं है, डीएनए टेस्ट में प्रमाणित कर दिया। तो अगर शेड्यूल कास्ट को पता चले तो हमें अछूत बनाया, शेड्यूल ट्राइब को पता चले कि हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, और ओबीसी को यह पता चले कि हमें शूद्र बनाकर अधिकार वंचित करने का काम किया, वोट देगा? हम लोग आज समझ रहे नहीं देगा, वो तब समझ रहे थे कि वोट नहीं देगा। वो समझ रहे थे कि इसके नाम पर वोट मांगने से वोट नहीं मिलेगा, तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया, फिर वोट कैसे मांगा जाए। तो हमारे गली मोहल्ले में आने लगे, किसके गली मोहल्ले में? जिसकी परछाई नहीं पड़ने देना चाहते थे उसके गली मोहल्ले में आने लगे। पूना जैसे इलाके में जिसके कमर में झाड़ू और गले में मटका लटकाया था उसके गली मोहल्ले में आने लगे और क्या कहने लगे? तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू, मुसलमानों से खतरा है। आपको अगर खतरा नहीं दिखाएगा तो आप पूछोगे भैया तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू कैसे है? जब तुम हमारा छुआ नहीं खा सकते, हमारा बनाया नहीं खा सकते, हमारे बर्तन में नहीं खा सकते,
हमारी चारपाई पर नहीं बैठ सकते तो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू कैसे है? सवाल पूछोगे? सवाल ना पूछो, इसके पहले ही बड़ा खतरा पैदा कर दिया कि मुसलमानों से खतरा है। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और सारे हिंदू गुलाम तो पहले से बनाए और गुलाम तुम बनाए हो, लेकिन गुलाम बनाने वाला आकर हमको समझा रहा है कि गुलाम हो जाओगे। कब? मुसलमान 14-14 पैदा कर रहे हैं तो 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 500 साल में, 700 साल में जब संख्या बढ़ा लेंगे मुसलमान तब कब्जा करें। कितना लंबा समझा दिया हमको और हम समझ गए। आज का नहीं देखा, 700 साल वाला देख लिए कि कब्जा हो जाए। अरे पहले आज का तो देख लेते किसका कब्जा है, फिर 700 साल वाला रोकने के लिए सोचते, पहले आज का रोक लेते। लेकिन आज का नहीं रोक पाए। वो जो दिखाया वो हमारे लोग देखने, वो जो दिखाया वो हमारे लोग देखने लगे और देखने लगे तो इसकी वजह से कब्जा। वो जो दिखाया वो नहीं देखते तो कब्जा नहीं होता। वो जो दिखाया वो देखने लगे इसलिए कब्जा हो। तो इस बात को ब्राह्मण समझते थे तो ब्राह्मणों ने पहला काम किया, जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं, जजिया टैक्स नहीं देंगे, डालिए, वो ब्राह्मण कहने लगे गर्व से कहो हम हिंदू, हमारे धर्म का नाम ही हिंदू, वो धर्म का नाम ही हिंदू रख लिया। फिर दूसरा काम क्या? अंग्रेज जाति आधारित गिनती करते तो ब्राह्मणों को लगा अगर ये जाति आधारित गिनती होती रही तो हर 10 साल में गिनती होगी और जब हर 10 साल में गिनती होगी तो ये आंकड़ा निकलकर सामने आएगा कि देश में ब्राह्मण 3.5% है। एक आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा आएगा ओबीसी 52%। अभी बिहार में आंकड़ा आया 63 कुछ परसेंट, लगभग 64%। बिहार में ओबीसी की संख्या कितनी है? 64% के आसपास। अगर ऑल इंडिया में ये गिनती हो जाए तो ऑल इंडिया में भी 64 से 65% तक ओबीसी की संख्या हो सकती है। तो अगर ये आंकड़ा आता है 10 साल तो क्या होगा? ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। तो ओबीसी के दिमाग में बत्ती जलती कि अरे हम 52%, ये 3.5% और 3.5% वाला जो है ये हर जगह कब्जा किया है लोकतंत्र में। 1 वोट 1 वैल्यू है, 1 माइंड 1 वोट है, इसके बावजूद भी यही कब्जा किया। तो जब दिमाग की बत्ती जलती तो ओबीसी के लोग कहते कि जो हमारी संख्या तो ये क्यों कब्जा किया? अरे हम भी तो कर सकते हैं। एससी एसटी के लोग भी कहते हैं ये तो 3.5 है, इससे तो कई गुना ज्यादा हमें, तो हम भी तो कर सकते हैं। और अगर हम सब इकट्ठा हो जाए ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग तो जरूर मिलकर हम लोग कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये आंकड़ा आना बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही क्या किया? सेंसस एक्ट 1948 में संशोधन किया और संशोधन करके क्या किया? जाति आधारित गिनती को बंद करवा दिया। ये जाति आधारित गिनती बंद करना केवल ओबीसी का मामला नहीं है। ये जाति आधारित गिनती बंद करना ये ब्राह्मणों का शासक बने रहने का मामला है। ये बात समझना पड़ेगा। ये केवल ओबीसी का मामला नहीं है,
ये ब्राह्मण देश में शासक वर्ग बना रहे, इसके लिए जाति आधारित गिनती को बंद किया ताकि ब्राह्मणों की पोल पट्टी छुपी रहे, पता न चले ब्राह्मण कितने। फिर वो हर विधानसभा में अफवाह फैला, ये ब्राह्मण माहौल विधानसभा, ये ब्राह्मण माहौल विधानसभा, ये गिनती है नहीं, माहौल पहले से हो गया और घर ढूंढने लगे तो पता नहीं चलता। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में गांव का नाम है तिवारीपुर। तो तिवारीपुर में जाओ और तिवारीपुर में पूछो कि कितने घर तिवारी रहते हैं, तो पता चलेगा 2 घर थे पहले, अब अलग अलग हो गए तो अलगा मिलनी करके 5-6 घर हो गए और गांव का नाम तिवारी। फिर गांव का नाम दुबेपुर, तो वहां जाओ पूछो दुबेपुर में कितने घर दुबे रहते हैं, तो पता चलेगा 6 घर दुबे। फिर गांव का नाम पांडेपुर, तो कितने घर पांडे हैं, तो 5 घर पांडे। गांव का नाम उनके नाम से और गांव में पांडे है नहीं, गांव में ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, गांव में तो दुबे है नहीं। तो ये जो सारा खेल है, ये अगर ओबीसी को हिंदू बनाना था तो गिनती रोकना जरूरी था। गिनती रुकी तो ओबीसी की गिनती कहां हुई? हिंदू के नाम पर ब्राह्मण के साथ हुई। वो भी जाति आधारित गिनती रुकी तो गिनती कहां हुई? ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर ब्राह्मण के साथ हुई। जैसे मान हमारे पास में 52 रुपया, आप में से किसी के पास में 3.5 रुपया, बैंक में खाता खुला, हमारे नाम पर खुला नहीं, आपके नाम पर खुला और हमारा 52 रुपया भी आपने जमा कर दिया, तो आपके पास कितना हो गया? 57.5 रुपया हो गया, 55.5 रुपया हो गया। 52 हमारा, 3.5 आपका, 55.5 रुपया हो गया और हमारा जो 52 था उसके मालिक आप बन गए। तो ये जो ओबीसी समाज है उसका मालिक 3.5% वाला हिंदू के नाम पर बन जाता है। उसका मालिक अगर ओबीसी ओबीसी के नाम पर इकट्ठा हो तो उसका मालिक कौन होगा? ओबीसी होगा। एससी एसटी के नाम पर इकट्ठा हो तो उसका मालिक कौन होगा? एससी होगा। एसटी एसटी के नाम पर इकट्ठा हो तो उसका मालिक कौन होगा? एसटी होगा। उसका नेता कौन होगा? एसटी होगा। मतलब अगर हम अपनी कैटेगरी के नाम पर इकट्ठा हो तो ओबीसी का नेता ओबीसी हो सकता है, एससी का नेता एससी हो सकता है, एसटी का नेता एसटी हो सकता है। लेकिन अगर हम हिंदू के नाम पर इकट्ठा हो तो तब नेता कौन होगा? तो ब्राह्मण नेता होगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण धर्म में, जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कहते हैं, वो वास्तव में हिंदू धर्म नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म ये है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, वो सबके सर पर बैठेगा और सर पर बैठकर पेशाब करने की खुली छूट ब्राह्मण को रहेगी। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण सबसे ऊपर। ब्राह्मण कहता कोई शूद्र है, कोई अछूत है, कोई नीच है, किसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन तय करता है? ब्राह्मण तय करता है। तो ब्राह्मण धर्म का ठेकेदार कौन है? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण उसका नाम बदल दिया, ठेकेदारी नहीं बदला, केवल नाम बदल। ठेकेदार अभी भी वही है, व्यवस्था अभी भी वही है, नाम बदल दिया। हम लोगों का समर्थन देने के लिए नाम बदल दिया और कहा ये हिंदू धर्म। और रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, श्रुति पढ़ो, स्मृति पढ़ो, कहीं लिखा है हिंदू? मैं तो ब्राह्मणों को चुनौती देता, ब्राह्मण अपने को हिंदू साबित कर दे। ओबीसी एससी एसटी तो हिंदू है ही नहीं, वो अपने को हिंदू साबित कर। इतना ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखा, कहीं पर हिंदू नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने समझा कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक बन के राज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बनाई।
और कांग्रेस और हिंदू ने ही हिंदू महासभा बनवाई। हिंदू महासभा के 2 अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन खत्म होने के बाद उसी पंडाल में हुए। जैसे बामसेन का अधिवेशन खत्म होने के बाद भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन उसी पंडाल में होता है, वैसे कांग्रेस का अधिवेशन खत्म होने के बाद हिंदू महासभा का अधिवेशन उसी पंडाल में हुआ। और बाद में फिर कांग्रेस से ही कुछ लोगों ने निकल कर आरएसएस बनाई। तो ब्राह्मणों ने अपने को कई भागों में विभाजित किया। पहले कांग्रेस जो हिंदुओं की बात करती, बाबा साहब अम्बेडकर जब बात कर रहे थे सेपरेट डेवलपमेंट की, तो गांधी जी कहते थे इससे हिंदू धर्म विभाजित हो गया। तो हिंदू की पैरवी कौन कर रही? कांग्रेस का। धीरे धीरे कांग्रेस को लगा कि अब हमको सेकुलर होने की जरूरत है। धीरे धीरे कांग्रेस अपने को सेकुलर बनाया और एक फ्रंट हिंदू के नाम पर खड़ा करने का काम कांग्रेस के ही ब्राह्मणों ने किया। अपने को 2 धड़े में बांटा और तीसरा धड़ा बनाया ब्राह्मणों के राज करना ना, इतने बड़े देश पर राज करना है तो खाली दिमाग से तो राज नहीं किया जा सकता। दिमाग लगाकर राज किया जा सकता। 3.5% होते हुए 75 साल से राज कर रहे हैं, तो बिना दिमाग लगाए तो नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का तीसरा धड़ा कम्युनिस्ट बन गया। सोचा अगर परिवर्तन का भूत किसी पर सवार हो तो वो भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। अगर सेकुलर आदमी होगा तो कांग्रेस के पास जाना चाहिए, कम्युनल आदमी होगा तो उस समय हिंदू महासभा थी, आरएसएस थी, जनसंघ थी, उधर जाना चाहिए। और अगर क्रांतिकारी आदमी है तो उसको कम्युनिस्टों के पास जाना चाहिए, वहां भी ब्राह्मण ही मिलेगा। तीनों जगह ब्राह्मण ही मिलेगा। तो इधर जाए तो ब्राह्मण, इधर जाए तो ब्राह्मण, इधर जाए तो ब्राह्मण, तीनों जगह ब्राह्मण। मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट फेल क्यों? एक ही रीजन है, ब्राह्मणों का नेतृत्व है। ब्राह्मण कम्युनिस्ट मूवमेंट क्यों सफल करें? जिनको इस सिस्टम का फायदा है गैर बराबरी का, वो बराबरी की व्यवस्था को क्यों लागू करेंगे? वो तो वहां कब्जा करके रोक कर रखे हुए है कि होना नहीं चाहिए परिवर्तन किसी देश में। तो 3 धड़े में ब्राह्मण, ये बात ब्राह्मण समझते थे और इसलिए ब्राह्मणों ने अपने को सेकुलर, कम्युनल और कम्युनिस्ट 3 धड़ों में बांट दिया और गिनती बंद कर दी। तो केवल ब्राह्मण ही बात नहीं समझते, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी समझते थे। अगर उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ के वोट का अधिकार दिलाया तो क्या उनको ये बात नहीं समझ में आती? उनको भी ये बात समझ में आती। लखनऊ में जब अधिवेशन था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, तो ओबीसी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिलने के लिए गए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब, शेड्यूल कास्ट के लोगों को आप जैसा नेता मिला इसलिए उनको अधिकार दे, लेकिन हम ओबीसी के पास ऐसा कोई नेता नहीं, आप जैसा योग्य कोई लीडर हमारे पास में नहीं है, तो हम चाहते हैं आप हमारा भी नेतृत्व करो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंच से सभी लोगों के सामने जवाब दिया और कहा कि जिस दिन ओबीसी के लोग और एससी एसटी के लोग एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करें। बाबा साहब ने उस समय, बाबा साहब बिना सोचे समझे तो कोई काम नहीं करते। आर्यल चंदापुरी जब बाबा साहब अम्बेडकर को मिले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी का मुद्दा संविधान सभा में उठाया और जब ये कहा गया कि ओबीसी की पहचान नहीं है अभी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा। और जब नेहरू इस पर अमल नहीं कर रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके दबाव में कलेक्टर कमीशन बनाना पड़ा और बाद में रद्दी की टोकरी में नेहरू ने डाला।
बाबा साहब ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को एकजुट लेकर के चलने का काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि बाबा साहब भी समझ रहे थे कि अब एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया है, अब वयस्क मताधिकार है, और वयस्क मताधिकार में बहुसंख्यक लोग राज कर सकते हैं, अल्पसंख्यक लोग राज नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब अपनी कोशिश कर रहे थे हम लोगों को जगाने की, हम लोगों को जोड़ने की, हम लोगों को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ने की। बाबा साहब अपनी कोशिश कर रहे थे, बाबा साहब अपनी कोशिश कर रहे थे, और इसलिए आगे चंदापुरी जी ने जब पटना में बुलाया तो बाबा साहब आए। पत्थर चला, उनको चोटें लगी, लेकिन बाबा साहब आए। तो वो कोशिश कर रहे थे, और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि एससी एसटी को तो आरक्षण मिल गया है, ओबीसी को नहीं मिलने देना है। क्यों नहीं मिलने देना? अगर ओबीसी को भी मिल जाएगा तो एससी एसटी को लड़ाएंगे किससे? अरे लड़ाएंगे तभी तो विभाजन होगा, तभी तो कोई हमारे पास आएगा। अगर एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी आरक्षण मिल जाएगा, फिर ये आपस में नहीं लड़ेंगे, फिर तो तीनों मिलकर लड़ेंगे। बात नहीं समझा? अरे एससी रिजर्व कैटेगरी हो गया, एसटी रिजर्व कैटेगरी हो गया, अगर ओबीसी भी उसी समय रिजर्व कैटेगरी हो जाता तो तीनों के हित एक जैसे नहीं हो जाते, तीनों के मुद्दे एक जैसे नहीं हो जाते, तीनों की लड़ाई एक जैसी नहीं हो जाती। और अगर ये तीनों इकट्ठा हो जाते तो ऑल इंडिया लेवल पर शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5% और ओबीसी 52%, 74.5%, 74.5% यही हो जाते। और जब ये 74.5% हो जाते तो माइनॉरिटी के लोग पहले भी साथ दे रहे थे, उनका तो धर्म ही कहता है कि भैया आप मजलूमों का साथ दो, तो वो भी मजलूमों के साथ खड़े हो जाते, तो फिर 3.5% लोगों का राज कैसे हो? तो ब्राह्मणों ने सोचा कि एससी एसटी को तो नहीं रोक पाए, ओबीसी का बिल्कुल होने नहीं देना है, क्योंकि ओबीसी का अगर होगा एससी एसटी को लड़ाएंगे किससे? तो ओबीसी को कितना दिन तक भड़काते हैं? अरे तुमको नौकरी नहीं, अरे कैसे मिलेगी, सब तो आरक्षण वाले खा रहे, नहीं समझा रहे कितना दिन? नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव ने नहीं किया, नरसिम्हा राव ने नहीं किया, और अटल जी ने भी नहीं किया। तमाम ओबीसी के लोग अटल जी के फैन हैं। अगर उनसे पूछो सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है, कहते सर थे अटल जी। तो हमने कहा पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हो? तो कहा हाँ वो तो लड़ गए। तो हमने कहा किसने खत्म किया? कहा ये तो नहीं। हमने कहा जाति जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए। अटल जी थे तो किया, काम नहीं किया। तो फिर काहे के लिए बढ़िया नेता? बहुत अच्छा बोलते थे। तो हमने कहा अच्छा बोलते थे तो ओबीसी के बारे में अच्छा क्या बोले? अरे अच्छा बोलते थे तो 2-4 शब्द ओबीसी के बारे में भी अच्छा बोले हो, वो पता नहीं। तो हमारे जो ओबीसी के लोग हैं खासतौर से, ये प्रोपेगेंडा माइंड है, ये प्रचार के दुष्प्रचार के शिकार लोग हैं। ये टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और ब्राह्मणों के साथ में चोली दामन का संबंध है, बड़ा क्लोज रिलेशन। कितना क्लोज रिलेशन है? जितने लोग हैं वहां से बहुत सारे लोग, उनको पता है कि बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है। इतना क्लोज रिलेशन है कि बच्चा पैदा कर लेते हैं लेकिन नाम नहीं रखता। इतना क्लोज रिलेशन, बच्चे को पढ़ा लिखा के एमबीबीएस डॉक्टर बना देते हैं, मगर उसकी शादी की तारीख नहीं निकाल पाते, शादी नहीं करवा पाते, घर बना लेते हैं लेकिन गृह प्रवेश नहीं कर पाते। सब के लिए ब्राह्मण के पास
और ब्राह्मण ये जो सारा करता है ये भी मुफ्त में तो सारा लेता है तो करता है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने एक जगह लिखा कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। धंधा तो हम लोग धर्म समझ रहे हैं, तो हमारा सत्यानाश करने के लिए दूसरे की जरूरत है। जब हम खुद ही अपना सत्यानाश करने में लगे हुए हैं, जो दिन रात हमारे हक अधिकार रोकने का काम कर रहे हैं, तो उनको जन्म से लेकर मरने के बाद तक जिंदा तो खाता ही खाता, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। आदमी मर जाता है तो मरने के बाद भी घर वाले पूछने जाते हैं आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। बड़ी समस्या में ब्राह्मण में पंडित जी बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं कि आप कह दें कि शांति मिल गई तो पैसा कहां से मिलेगा, धंधा पर असर पैदा हो जाएगा। अगर कह दें कि शांति मिल गई तो धंधे पर असर हो जाएगा। तो वो कहते नहीं भटक 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 रही तो फिर क्या करना पड़ेगा, कितने ब्राह्मणों को खिलाना होगा, ये आइटम दाल में देना होगा, ये कर्मकांड करना होगा, फिर कहीं शांति, फिर हर साल पितर पक्ष में जो हमको दोगे वो सब ऊपर पिताजी को। हमारे एक यादव जी थे, वो हम लोगों के कार्यक्रम में आ गए, हर साल बुलाते थे पंडित जी को पितर पक्ष में, तो आ गए। पंडित जी ने कहा कि सब मिलेगा, कहा सब मिलेगा, कहा सब मिलेगा। तो कहा ये 100 ग्राम की मोबाइल भी इस बार मिलेगा। कहा सब तो दे ही रहे हैं जो तुम मांग रहे हो, ये 100 ग्राम वाली मोबाइल भी लेते जाना। कहा ये किस लिए ले जाओ? अरे कहा बहुत दिन हो गया पिताजी को गए हुए, तो सब तो आप पहुंचा ही रहे हो लेकिन बात नहीं हो पा रही है। तो मोबाइल अगर चली जाएगी तो बात भी हो जाएगी, और बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा पहुंचा रहे हो तुम ही खा रहे हो। पंडित जी समझ गए कि यादव जी को कहीं से ज्ञान प्राप्त हो गया। तो पंडित जी ने हाथ पैर जोड़े, यादव जी ने कहा देखो पंडित, लाठी जानते हो, अगर गड़बड़ किया तो फिर ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको माफ कर दो, दोबारा कभी नहीं आएंगे, माफ कर दो, कहीं कुछ नहीं जाता, सब हम ही खाते। तो हमारा जो उनका साथ है वो चोली दामन का साथ है, और वो साथ कैसा है, वो दोस्ती कितनी बढ़िया है, जैसे घोड़ा और घास की दोस्ती। घोड़ा और घास की दोस्ती कब तक चलती? जब तक घोड़े को भूख न लग जाए घास की दोस्ती बढ़िया, और जब घोड़े को भूख लगेगी तब तो घोड़ा घास को खा जाएगा। तो जब तक ओबीसी अधिकार ना मांगे और हिंदू के नाम पर कभी मुसलमान से कभी ईसाई से लड़ने के लिए तैयार रहे, दोस्ती बहुत बढ़िया चलेगी। और जब ओबीसी ये कहते हैं कहीं हमारी भी गिनती करो भाई, हमको भी संख्या के अनुपात में हिस्सा दो, ब्राह्मण कहेगा ये ठीक वाला हिंदू नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं लग रहा है, राष्ट्रभक्त तो लग नहीं रहा है, तो राष्ट्रभक्त तक नहीं लग रहा, अभी तक था, लेकिन अब जब ये गिनती की बात करने लगा, हिस्सा बांटने लगा, अब ये राष्ट्रभक्त नहीं, अब ये धर्म विरोधी भी हो गया। और जैसे आप ये बात करना शुरू करोगे आपके मोहल्ले में, आपके दोस्तों से, आपके जानने वालों से प्रचार करना, अरे ये तो नहीं मानता धर्म कर्म को नहीं मानता है, तो इसके खिलाफ चला गया, आपका दुष्प्रचार करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपके हक पर वो बैठा हुआ है, अगर आप अपना हक मानोगे तो उसका जो कब्जा किया है उसे छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए 24 घंटे मूर्ख बनाने लगा। ये आपके स्वाभाविक दोस्त, स्वाभाविक दोस्त कौन हो सकता है? जिनकी समस्याएं ये जैसी, किसकी समस्याएं ये जैसी? अगर ओबीसी शेड्यूल कास्ट से दोस्ती है, ओबीसी शेड्यूल ट्राइब से दोस्ती है, तो क्या दिक्कत है? तब जिसकी संख्या जितनी है उतना हिस्सा मिल सकता है।
क्योंकि शेड्यूल कास्ट कब्जा नहीं किया है ओबीसी के हक पर, शेड्यूल ट्राइब कब्जा नहीं किया है ओबीसी के हक पर। कौन कब्जा किया है? ब्राह्मण कब्जा किया। ब्राह्मण से दोस्ती करोगे तो खाली करके आपको थोड़ी देगा, लेकिन अगर आप मिल जाओगे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग, तो आप मिल करके कब्जा कर सकते हो और फिर इंसाफ कर सकते हो, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक मिले। तो ओबीसी को यह समझने की जरूरत है कि हम गलत लोगों की संगत में, गलत लोगों से दोस्ती किए हुए, और इस वजह से हमें हक अधिकार नहीं मिल रहा है, गलत लोगों की दोस्ती की वजह से नहीं। और ये जो हमारे समझदार पूर्वज थे वो दोस्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणेतर आंदोलन चलाया कि ब्राह्मणों के इतर, ब्राह्मणेतर का मतलब क्या? ब्राह्मणों के इतर। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो कब्जा किया है वो नहीं दे, ये बात हमारे पूर्वज समझते थे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर आप इकट्ठा आ जाओगे, गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये जूते का फीता खोल। और जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और काशीराम जी इकट्ठा हुए तो नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जैसे। और विधानसभा में जब मारपीट हुई तो केसरी नाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर लाना पड़ा। जो बाबा साहब ने कहा था वो काशीराम साहब ने प्रयोग करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। जूता तो बहुत लोगों ने पूछा, उसकी चर्चा ही करना तो कम हो रही, तो बाबा साहब ने कम कहा था उससे ज्यादा हो गया। कुछ लोगों ने चाट भी लिया होगा, तो इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन संभावना पूरी। तो ये दोस्ती चल सकती है, ये दोस्ती होगी तो लोकतंत्र में हम शासक बन सकते हैं। तो ये बात उनको समझ में आती थी, इसलिए वो रोक रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये प्रैक्टिस करते 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 सीख जाए। पहले हमारे लोग नहीं जानते थे, पंजा 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 पंजा, ये तो सब लोग पंजा पंजा क्यों? अरे दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, तो कमाल कर दिया है, आजादी दे दिया है, तो दूसरे को वोट देने की क्या जरूरत? और आजादी के मतलब का पता ही नहीं था कि आजादी क्या है। जब धीरे धीरे लोग प्रैक्टिस करने लगे, लोगों में चेतना बढ़ने लगी, लोगों को आजादी का मतलब समझ में आने लगा, लोगों को अपने हक अधिकार समझ में आने लगे, तो देश भर में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नेता खड़े होने लगे, नेता तैयार होने लगे और ये बात समझाने लगे कि जब वोट हमारा है तो राज की चिंता क्यों? काशीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जगदेव बाबू ने नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ऐसे तमाम नारे दिए। सोशलिस्टों ने बादी जात पिछड़े पांगे 100 में 7। जब ऐसे तमाम नारे दिए गए, चेतना बढ़ी, जागृति बढ़ी, वोट का प्रयोग लोग सीखना शुरू कर दिए, तो संकट था। याद होगा आप में से बहुत सारे लोगों को कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सदस्यता, संसद की सदस्यता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और इसलिए रद्द किया था कि इंदिरा गांधी वोट में गड़बड़ी करके चुनाव जीती थी, इसकी वजह से रद्द। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चलिए आप प्रधानमंत्री रहिए, लेकिन पार्लियामेंट में वोट डालने का अधिकार आपके पास में नहीं होगा। और फिर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया था अपनी कुर्सी को बचाने। याद होगा आप लोगों को ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि लोगों में चेतना पैदा हुई और लोगों ने ये तय किया कि अब वोट देना है तो अपने को। और इसी वजह से बैकवर्ड कास्ट की पार्टियां तैयार हुई, शेड्यूल कास्ट की पार्टियां तैयार हुई, शेड्यूल ट्राइब की पार्टियां तैयार हुई और लोगों में जागृति आई और कई राज्यों में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की गवर्नमेंट आने लगी। ये आने लगी तो ये संकट, इस संकट से निपटने के लिए
उन लोग का प्रयोग किया। काशीराम साहब कहते थे मनी माफिया मीडिया, ये तीन चीज का प्रयोग शासक वर्ग कर रहा हमारे खिलाफ, मनी माफिया और मीडिया। उसमें माफिया का रोल बहुत बड़ा था, बूथ लूट लेते थे, लोगों को वोट डालने के लिए नहीं जाने देते थे। लेकिन चेतना आई तो लोगों ने कहा कुछ भी हो जाए, जब लोगों को पता चल गया कि ये शासक बनने का अधिकार है, ये शासक बनने का अधिकार है, और अगर हम डरेंगे तो शासक नहीं बन पाएंगे, तो लोगों ने तय कर लिया चाहे गोली चले चाहे लाठी चले हम ही चलाएं, लेकिन बूथ नहीं लूटने देंगे। जब ये लोगों ने तय कर लिया और बहुत सारी जगह मारपीट हुई, तो हम लोग को समझ में आ गया अब ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, डरा कर धमका कर अब इनको रोका नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने रास्ता निकाला कि अब इसका रास्ता क्या, तो इसके लिए ईवीएम भारत में, ईवीएम इस देश में आप शासक वर्ग ना बनो, इसके लिए ही ईवीएम भारत में लाई गई, और इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ईवीएम लाने का काम किया। बाद में कोर्ट ने रोक लगा दिया, क्योंकि संविधान में मशीन से वोट डालने की कोई व्यवस्था नहीं, तो संविधान संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन करके ईवीएम को पहले प्रयोग किया गया। और पहली बार इसी तरीके से 2004 और 2009, 2004 में पहली बार लोकसभा में ऑल इंडिया लेवल पर ईवीएम का उपयोग किया गया, कांग्रेस जीत कर गई। फिर 2009 में फिर कांग्रेस जीत कर गई, तो ऐसे बीजेपी वालों को शक पैदा हो गया, कैसे जीत रहे। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, कहा ये 2004 और 2009 में जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव में गड़बड़ी हुई है, और इसी वजह से कांग्रेस चुनाव जीती। ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को माना। लालकृष्ण आडवाणी ने किताब लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो जब कांग्रेस ईवीएम से जीती थी, तब बीजेपी के लोग ईवीएम के खिलाफ थे, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए, और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पूछा कि आप कह रहे हो कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप बताओ, अगर ईवीएम हम रखना चाहते हैं और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, सलाह दिया कि जैसे एटीएम से पैसा निकालने पर पर्ची बाहर आती है, वैसे वोट डालने पर अगर पर्ची बाहर आती है दिखाई देगी, वोटर को मिलेगी वो पर्ची, दिखाई देगा, और वोटर उस पर्ची को किसी बॉक्स में डाल देगा, चुनाव पारदर्शी हो जाएगा। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी में कोई आशंका है गिनती में, तो जो पर्ची निकली है उसकी गिनती हो जाएगी, और दोनों का मिलान हो जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि सही वोट पर। सुप्रीम कोर्ट को बात समझ में, और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, मतलब स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए इसके साथ पेपर ट्रेल जोड़ा जाए, मतलब पर्ची निकालने वाली मशीन जोड़ी जाए ईवीएम के साथ। जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया।
और फिर उसी डिसीजन में लिखा इन केस ऑफ डिस्प्यूट। इन केस ऑफ डिस्प्यूट का क्या मतलब है? विवाद की स्थिति में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो फिर क्या करना होगा? मैनुअल रिकाउंटिंग करनी होगी। मैनुअल रिकाउंटिंग क्या मतलब है? एक एक वोट की गिनती करनी होगी। एक एक वोट की गिनती कैसे होगी? ईवीएम में एक एक वोट की गिनती नहीं हो सकती ना। ईवीएम में एक बार बटन दब गई तो आ गया इस ईवीएम में 500 वोट है, 200 वोट इस पार्टी को पड़े, 200 वोट इस पार्टी को पड़े और 100 वोट इस पार्टी को पड़े। दोबारा भी बटन दाबोगे तो वही दिखाई देगा। एक एक वोट ईवीएम में रिकाउंटिंग नहीं की जा सकती, ऐसी कोई व्यवस्था ईवीएम में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैनुअल रिकाउंटिंग होनी चाहिए। इसकी पेपर ट्रेल की पर्चियों की मैनुअल रिकाउंटिंग होनी चाहिए। 8 अक्टूबर 2013 को देखते हैं। 2013 में किसकी सरकार? वोट चोर गद्दी छोड़ वालों की सरकार। 2013 में किसकी सरकार थी? वोट चोर गद्दी छोड़ वालों की सरकार। तो आज जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं, अगर वो 2013 में पेपर ट्रेल लगवा देते और मैनुअल रिकाउंटिंग का ऑर्डर निकाल देते तो आज वोट चोर कैसे वोट चोरी कर? अगर वो ईमानदार होते तो कर देते, मगर वो भी दूध के धुले नहीं थे। आरएसएस वालों ने कहा हमें पता चल गया है गड़बड़ी करके आए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बगैर पेपर ट्रेल के फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते केवल ईवीएम से, तो 2004 2009 तो बगैर पेपर ट्रेल का हुआ था, तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कैसे था? इन लोगों ने कहा हम तो हल्ला मचाएंगे और आडवाणी जी तो रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। इन लोगों ने कहा भाई चुप रहो, क्या चाहिए? कहा हमें भी जीतने दो, 2 बार तुम जीतो, 2 बार हमको भी जीतने दो। 2 बार तुम जीते तो 2 बार हमको भी जीतने दो। कहा जीत दो। नहीं तो अगर 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लेते तो 14 में नरेंद्र मोदी गड़बड़ी करके कैसे आते? 13 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश को नहीं माना तो 14 में नरेंद्र मोदी वोट में गड़बड़ी करके आए। और ये बात जब हम लोगों को पता चली तो अमन मेहसान साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा आपने आदेश दिया है केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता और 14 का चुनाव आपके आदेश के बावजूद हो गया। चुनाव आयोग लगाने के लिए तैयार नहीं है पेपर ट्रेल, आप आदेश दीजिए फिर से। तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अमन मेहसान साहब के केस में जजमेंट दिया कि 2019 के इलेक्शन में 100% ईवीएम को पेपर ट्रेल लगाई जानी चाहिए। पेपर ट्रेल लग गई। फिर पता चला कि कांग्रेस ने तो रूल बदल कर रखा है कि पेपर ट्रेल की पर्ची गिनने की जरूरत नहीं। पेपर ट्रेल नहीं लगाया और पर्ची नहीं गिनी जाएगी, इसके लिए कानून बनाकर। अब चोर चोर मौसेरे भाई ने कहा जाए तो फिर क्या कहा? फिर अमन मेहसान साहब सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि आपने कहा मैनुअल रिकाउंटिंग के लिए ये मान ही नहीं रहा है, चुनाव आयोग मान ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है। कांग्रेस के लोगों को पता चला कि अमन मेहसान गए हैं कहीं 100% रिकाउंटिंग का आदेश लेकर आ गए। बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों को कहा 2 बार का हुआ था, अगर अहमद मेहसान लेके चले आए आदेश 100% पर्चियों की गिनती की, 19 में कैसे जीतेंगे आप? कांग्रेस वालों ने कहा कुछ करते हैं, तो कांग्रेस वालों ने सभी दलों को बुलाया जो उनके साथ, कहा चलो सुप्रीम कोर्ट। तो चले गए सुप्रीम कोर्ट।
और क्या कहा, 50% का मिलान किया। सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में कह रहा है मैनुअल काउंटिंग करो। मैनुअल काउंटिंग मतलब एक एक वोट की गिनती करो। कांग्रेस वाले पिटीशन में भी क्या है, 50% का मिलान का आदेश दिया। गोगोई साहब 8 अक्टूबर 2013 के डिसीजन में भी थे और इसमें भी गोगोई साहब थे। उसी समय आपको याद होगा गोगोई साहब के ऊपर एक महिला ने चरित्र हनन का आरोप लगाया। बाद में जांच में महिला भी निर्दोष है और गोगोई साहब भी निर्दोष है। अरे एक आदमी तो गलत होगा, या तो महिला ने गलत आरोप लगाया होगा या तो गोगोई साहब ने गलत किया होगा। दोनों में से एक तो की तो गलती होगी। फिर गोगोई साहब ने क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मैनुअल काउंटिंग की 8 अक्टूबर 2013 को, जिसमें गोगोई साहब भी शामिल थे डिसीजन देने में। वही गोगोई साहब ने जब फिर डिसीजन दिया, कांग्रेस ने 50% के लिए क्लियर किया और दिया 1%। 1% दिया। और 1% कैसे होगा, जो काउंटिंग में गया होगा उसको पता होगा कैसे होगा। जो हारने वाला कैंडिडेट होता है उसके समर्थक भागते, पूरा खाली हो जाता है, केवल जीतने वाला ही बचता है। और जीतने वाला बचता है तो अधिकारी कागज पे लिख लिख के मिलान कर देता है। वो 1% का भी निपटारा हो जाता है। और कोई ज्यादा उछल कूद करता है तो डीसी क्या बोलता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फोर्स लगी है, देख रहे हो, नहीं देख रहे, यहां अंदर कोई आएगा नहीं तुम्हारा हमला करने वाला, ये ठीक कर देंगे। तो फिर उन्हीं समझ जाता है ये ठीक कर देंगे, तो तब यहां से भागो नहीं, तबली बसली भी टूट सकती। तो ये हो रहा है। जब तक 100% रिकाउंटिंग का आदेश नहीं आएगा तब तक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, हम वोट डालने जाते हैं, इसमें बहुत सारे कर्मचारी भी होंगे वोट डलवाते हैं। 3 यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक पेपर यूनिट। 3 होती है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा 3 होती है, वो तो जाते हैं बटन दबाते हैं चले आते हैं, उनको ये भी नहीं पता होती 3 होती है। एक जहां आप बटन दबाते हैं, एक जहां आपको दिखाई देता है, और एक जहां वोट जमा होता है। जहां आप बटन दबाते हो उसमें वोट नहीं जमा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि उसी में जमा होता है जहां दबाते हैं। जहां दबाते हो वहां वोट नहीं जमा होता, उसकी गिनती नहीं होती। जहां आपको दिखाई देता है कि मान लो आपने बटन दबाया तो दिखा कहां, पेपर पेन में, दिखने के बाद कटकर उसमें गिर गया, वहां तो कटकर गिर रहा है मगर उसकी भी गिनती नहीं होती। और गिनती किसकी हो रही, कंट्रोल यूनिट जो पीठासीन अधिकारी के पास में होती, गिनती उसकी हो रही है। चलिए हमने बटन दबाया और हमने देख लिया वीवीपैट में कि हमने जिसको दबाया उसी को हमारा वोट गया, पर्ची कटकर गिर गई, तो पर्ची में तो हम संतुष्ट हैं, यहां तक तो पारदर्शी हो गया कि हमने जिसका बटन दबाया उसी को वोट गया। लेकिन वही वोट जाकर कंट्रोल यूनिट में जमा हुआ कि बदल कर दूसरा वोट कंट्रोल यूनिट में जमा हुआ, ये कैसे पता चले? गिनती तो नहीं हो रही ना, गिनती तो पेपर ट्रेल की नहीं हो रही, जहां हमें आंख से दिखाई दे रहा उसकी गिनती नहीं हो रही। गिनती उसकी हो रही जहां अंधकार है, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ट्रांसपेरेंट कैसे, पारदर्शी कैसे? 3 शर्तें हैं इलेक्शन कमीशन को, 3 जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर ने लगाई है, स्वतंत्र चुनाव कराओ, निष्पक्ष चुनाव कराओ और पारदर्शी चुनाव कराओ। पारदर्शी कैसे? जब हमें वोट जाते हुए नहीं दिख रहा है तो पारदर्शी कैसे? वही वोट गया कि दूसरा वोट गया, पारदर्शी कैसे? तो नहीं है, नहीं है। इसका मतलब यह है कि
इसलिए चुनाव आयोग, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ डिस्प्यूट पर्चियों की गिनती करो, मतलब पारदर्शी तब होगा जब पर्चियों की गिनती होगी, और अगर वो रोक दिया गया है तो पारदर्शी चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर देश भर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो। तो आरएसएस बीजेपी को लगा कि ये तो बड़ा मुद्दा हो, इसको दबाना चाहिए। दबाने के लिए अभी क्या चल रहा है, वोट में गड़बड़ी है, लिस्ट में क्या चल रहा है, लिस्ट में गड़बड़ी है। अबे लिस्ट में गड़बड़ी है ये मुद्दा ठीक है, लिस्ट सही होनी चाहिए, लेकिन लिस्ट सही भी हो गई और ईवीएम में गड़बड़ी होती रही तो वोट चोर गति कैसे छोड़े। अगर वोट चोर से गति छुड़वाना है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के साथ साथ ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा डालना पड़ेगा, तब तो वोट चोर गति छोड़ेगा। मगर राहुल गांधी क्या कहें, नहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से बीजेपी जीत रही, ईवीएम का नाम नहीं है और वोट चोर गति छोड़ करना ना दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं राहुल गांधी ये मैसेज तो नहीं दिया, अरे भैया तुम्हारा 202 बार का हो गया, 2 बार का समझौता हुआ था, तुम तीसरी बार भी जबरदस्ती बैठ गए, अब हम कितना बर्दाश्त करें यार। देखो अभी भी बर्दाश्त किया है क्योंकि हमारी पार्टी ने भी गड़बड़ी किया था, इसलिए अभी भी बर्दाश्त किए हैं। देखो ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं, दूसरा मुद्दा उठाकर तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, अब तो छोड़ दो, अब तो हमको मौका दे दो उसी मशीन से। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं करना, नहीं तो ये छोटी सी बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती है, कैसे कहा जा सकता। राहुल गांधी और कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ईवीएम पर चुप है और उनके हर स्टेट की लीडरशिप जो चुनाव हारती है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाती है कि ईवीएम की वजह से चुनाव हारती है। कई लोगों ने मुकदमे तक किए कोर्ट में और ये ईवीएम के नाम पर चिड़ी क्यों। अगर कोई समझौता नहीं है तो क्यों चुप है, और अगर चुप है तो आपकी बार हमको मौका मिलना चाहिए। इसके लिए नारा लग रहा क्या कि बीजेपी जाए तो कांग्रेस आए, कांग्रेस जाए तो बीजेपी आए, एक ब्राह्मण की पार्टी जाए, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आए, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी जाए, पहले ब्राह्मण की पार्टी आए, इसके लिए है क्या। और हम लोगों को मूर्ख बन कि हम तो लड़ रहे हैं, हटाना बहुत जरूरी है। अब की हटाना तो कांग्रेस को भी बहुत जरूरी था, 14 में कांग्रेस को हटाना बहुत जरूरी था, लेकिन बीजेपी को लाना जरूरी नहीं। लेकिन जब कांग्रेस हटाओ नारा चला तो बीजेपी आ गई। अब बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को लाना जरूरी नहीं है। ये समझना पड़ेगा, बीजेपी को हटाना जरूरी है, कांग्रेस को लाना जरूरी नहीं है। अपना लाना जरूरी, अपना लाना जरूरी है। कांग्रेस बीजेपी का 75 साल से हुआ, भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो फोन करता है कि हम शाकाहारी लोग, आजकल राहुल गांधी शाकाहारी लोग। अब हम आरक्षण भी मानते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। और जब सरकार थी तो जाति जनगणना कर लो, अब सरकार नहीं है तो सब होना चाहिए, तो भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो शाकाहारी हो जाता है। हम लोग दयालु लोग हैं, जंगल का जो दयालु जानवर है वो सोचता है अरे यार भेड़िया बहुत पाप किया, कोई बात नहीं, अब तो शाकाहारी हो गया बेचारा, अब शाकाहारी हो गया तो शिकार कर नहीं रहा है, अब शिकार कर नहीं रहा है, उसको क्या पता भेड़िया इतना कमजोर हो गया शिकार कर नहीं सकता है, इसलिए शाकाहारी होने का ढोंग कर रहा है। तो जो सीधा साधा जानवर है वो कहता बेचारे को कुछ खाना तो पहुंचाना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा बेचारा, शाकाहारी हो गया, उसका दिल बदल गया है, तो खाना लेके जाता है भेड़िए को, सीधा साधा जंगल का जानवर जब खाना लेकर जाता है, भेड़िया खाना नहीं खाता, उसी को खा जाता है।
क्योंकि उसका भोजन शाकाहार नहीं है, मांसाहार है। ये समझने की गलती थी कि उसको शाकाहारी समझ। ऐसे ही आजकल हमको भोले भाले लोग फील्ड में बहुत सारे मिलते हैं। ये राहुल बदल गया, अब कांग्रेस बदल गई, अब वो कांग्रेस नहीं रहे, वो तो ईवीएम पर चुप। और लोग कह रहे बदल गई। अरे जो मुद्दे आज ओबीसी का मुद्दा बीजेपी कांग्रेस नहीं था। अरे ओबीसी का मुद्दा 10 साल से हम लोग उठा रहे, 15 साल से, और उसकी वजह से ओबीसी अगर वामन मेश्राम के साथ खड़ा हो जाएगा, ओबीसी एससी एसटी की एकता, माइनॉरिटी की एकता बन जाएगी, तो देश में तीसरा विकल्प खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वामन मेश्राम एक राज्य का नहीं संगठन चलाता, वामन मेश्राम एक जिले का संगठन नहीं चलाता है, वामन मेश्राम एक तहसील ब्लॉक का संगठन नहीं चलाता है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। अगर वामन मेश्राम की अगुवाई में कोई विकल्प खड़ा होगा तो राष्ट्रीय स्तर का विकल्प खड़ा होगा। ये उनको समझ में आता है। वामन मेश्राम के पास जाने से ओबीसी को रोको, अगर ओबीसी ही चला गया तो क्या बचेगा? करना धरना कुछ नहीं है। इधर राहुल शाकाहारी होने का ढोंग कर रहा है, उधर मोदी शाकाहारी होने का ढोंग कर रहा है। अब हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, होना धोना कुछ नहीं। हम लोग तो गुस्से में रहते हैं, जब गुस्से में रहते हैं तो इसको भगाओ तो अपना आदमी जाता है, अरे हम भी हैं, मूलवासी हैं, अरे तुम कैसे खड़े हो गए, वोट काट लो। फिर नहीं, इसको भगाना बहुत जरूरी है, इसको भगाना जरूरी है, अगली बार आना, अगली बार। ठीक है, तो गुस्से में था, भगा दिया। तो पहले 4 जूता खा रहा था, जब भगा कर दूसरे को लाया तो 8 जूता मारा, 8 जूता मारा तो और गुस्से में आ गया। फिर अगला इलेक्शन आया, फिर मूल्यवासी वाला आदमी साइकिल मोटरसाइकिल पे पहुंचा, अरे भाई हम भी हैं कैंडिडेट खड़े। अरे तुम क्यों खड़े हो गए? वोट काटने के लिए खड़े हो गए? तुम क्यों खड़े हो गए? अरे पिछली बार तो आपने ही कहा था इस बार गुस्से में है, बदलना है, अगली बार आना आपको देखें। नहीं नहीं, ये तो 8 जूता मार रहा हो, तो 4 ही मार रहा था, ये तो 8 मार रहा है, कैसे? अभी इसको भी बदलना। तो हर बार जूते की संख्या बढ़ रही है और हर बार आप गुस्सा हो रहे हो, और हर बार गुस्सा हो करके एक ब्राह्मण का विकल्प दूसरा ब्राह्मण को आप खड़ा कर रहे हो, और इससे आपकी समस्याएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। ये समस्या का समाधान नहीं। कभी आपको कांग्रेस का समाधान बीजेपी लगती है और कभी बीजेपी आरएसएस का समाधान कांग्रेस लगती है। 75 साल में यही करते आए हैं, इससे समस्या का समाधान है। इसलिए अगर हमें अभी जितने मुद्दे इसमें छापे गए क्यों हो रहे? अरे उनके पास में सत्ता है, तो भेड़िए का काम है जो वही तो करेगा। भेड़िए का काम है आपका हक अधिकार खाना, तो खा रहा है, आपके हक अधिकार को स्वीकार करना कर रहा है। अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो उनको हटाना पड़ेगा, उनको वहां से नीचे लाना, तब ये होगा। और अगर उनको वहां से नीचे लाना चाहते हो तो अपना विकल्प खोलो, और अपना विकल्प अगर खड़ा करना चाहते हो तो रूट लेवल पर संगठन निर्माण करो। चलो बूथ की ओर जो इसमें बात लिखी गई, तो यहां से जाने के बाद सेंटर के पास प्लानिंग है, स्टेट के पास प्लानिंग है, तो क्या जिले के पास अपनी प्लानिंग है? और नहीं है तो यहां से जाके बनाओ। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके जिले में कितने तहसील हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने गांव हैं, कितने बूथ हैं। आपके पास डेटा होना चाहिए, और उस डेटा के अनुसार आपके कितने तहसीलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, कितने ब्लॉकों में हो रहे हैं, कितने ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं, कितने बूथ लेवल तक सम्मेलन करो, बूथ लेवल तक मीटिंग करो, बूथ लेवल तक कार्यक्रम चलो। 2 साल का अभियान चलाओ। 2 साल के अभियान में कोई बूथ झारखंड में ऐसा नहीं बचेगा कि जिसमें आपका संगठन ना हो, आपकी बूथ कमेटी ना हो, और ऐसे ऑल इंडिया में 6 लाख बूथों पर ये संगठन निर्माण हो जाएगा। तो अभी कर्मचारियों का संगठन हम लोग बना रहे थे, और नाम कर्मचारियों का संगठन बनाते बनाते कर्मचारियों का संगठन बना। तहसील में जाओगे संगठन बनाने, वहां भी कर्मचारी मिलेगा, वहां बनाओ। फिर ब्लॉक में जाओगे, वहां भी कर्मचारी मिलेगा, वहां भी बनाओ।
गांव लेवल तक अब तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी नहीं है तो संविदा कर्मचारी मिल जाएंगे। कर्मचारियों का संगठन भी नीचे लेवल तक खड़ा करिए और आंदोलन करने वाला संगठन भी नीचे लेवल तक खड़ा करना होगा। जब रूट लेवल तक 6 लाख बूथों तक ये संगठन खड़ा होगा तो लाख के भूत बात से मान जाते हैं, ऐसा कहीं सुना आपने? लाख के भूत बात से नहीं मानते हैं, तो लाख के भूतों को अगर मनवाना है तो लाख मारने की क्षमता पैदा करें। लाख मारने की क्षमता नहीं पैदा होगी तो बात से मानने वाले नहीं है, तो लाख मारने की क्षमता क्या है? लोकतंत्र में लोग ही आए और हम 85 हैं, 90 हैं, बहुजन हैं, ये कहने से थोड़े होगा। उनको अपने साथ जोड़ने से होगा। तो बूथ लेवल तक संगठन बनाना, फिर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी का संगठन बनाना होगा और सभी सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ना होगा। अगर ये ताकत हम निर्माण करते हैं तो देश में हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने लायक हो सकते हैं और अपना विकल्प भी खड़ा करने लायक हो सकते हैं। तो इससे ये जो बाइपोलर सिस्टम है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, इससे छुटकारा मिल जाएगा और इस देश में हम लोग शासक बन जाएंगे। और ये हमें ही करना है, किसी दूसरे को नहीं करना। बाबा साहब के संविधान में सब अधिकार होने के बावजूद हम रोना रोते रहे, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, ये हमारी कमजोरी है। तो हमें अपनी मजबूती, हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों को अपने साथ खड़े कर ले, इस देश में हम मजबूत हो जाए, इस देश में हम शासक बन जाएंगे, फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा देश चलेगा। तो ये चलाने के लिए आप लोगों को रूट लेवल तक काम करना होगा, रूट लेवल तक यूनिटी बनानी होगी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद साथियों, सभी लोग जुटे रहेंगे, सभी को भोजन की व्यवस्था है और यह कार्यक्रम को समापन होने धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीताराम उरांव की प्रदेश अध्यक्ष निवेदन